हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम लोग ईथर्स के बारे में बात करेंगे। ईथर का आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाता है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट विलियमसन सिंथेसिस एक नेमिंग रिएक्शन है, और फिर उसके बाद ईथर्स के रिएक्शंस कैसे होते हैं, यानी कब वो SN1 करेगा, कब वो SN2 करेगा, एसिडिक मीडियम में करता है कि बेसिक मीडियम में करता है, और फिर जो साइक्लिक ईथर्स होते हैं यानी जिनको हम लोग इपॉक्साइड बोलते हैं, उनके कैसे रिएक्शंस होते हैं, वो सब हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ईथर्स के बारे में। पहले तो जानिए कि ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। देखिए, जब ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप अटैच हों, ठीक है, यानी कार्बन्स अटैच हो, तो उनको हम लोग बोलते हैं ईथर। ठीक है, ROR आर डैश लगाने का मतलब ये है कि यहां पर ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है यानी R और R डैश आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, मतलब एक जैसे भी हो सकते हैं, और R और R डैश एक जैसे नहीं भी हो सकते हैं। तो जब इक्वल होंगे एल्काइल ग्रुप तो ऐसे ईथर को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, ऐसे ईथर को बोला जाएगा सिमेट्रिकल ईथर। और जब दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग होते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, इनका जो आईपीएससी नेम लिखा जाता है, आईपीएससी नेम लिखने का तरीका होता है एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है, एल्कोक्सी एल्केन कैसे लिखेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा CH3OCH3, क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो किसी एक को भी आप पेरेंट चेन बना सकते हैं, मतलब उसको आप एल्केन लिखेंगे। और ये जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है जिसे आप प्रीफिक्स बना रहे हैं, प्रीफिक्स का मतलब होता है नेम से पहले लिखना है। प्रीफिक्स यहां पर कौन है, एल्कोक्सी। यहां पर एल्कोक्सी प्रीफिक्स का वर्क करता है। ठीक है, मतलब नाम से पहले लिखा जाता है। तो एक कार्बन का है ना, तो एक कार्बन पे क्या बोलते हैं, मेथ, तो इसको बोला जाएगा मिथॉक्सी। ठीक है, फिर उसके बाद जो पेरेंट चेन है जिसकी हमने नंबरिंग कर रखी है उसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन। ये आपका हो गया क्या, आईपीएससी नेम। लेकिन अगर कोई कहे कि हमें इसका कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है, कॉमन नेम लिखा जाता है एल्काइल ईथर। कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, दोनों ही मिथाइल है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई मिथाइल। ठीक है, और आगे नाम के आगे क्या लगा देंगे, ईथर। ठीक है, डाई मिथाइल ईथर। जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, C2H5OCH3। अगर इसका आईपीएससी नेम लिखना हो तो आप देखेंगे इस साइड नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, यानी हम इसको पेरेंट चेन बनाएंगे, और ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, प्रीफिक्स, यानी इसे हमें लिखना है एल्कोक्सी। एक कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे इसको मिथॉक्सी। ठीक है, और इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन पे रूट वर्ड एथ होता है, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन हो गया। और अगर इसी का आपको कॉमन नेम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो एल्काइल ग्रुप से ही लिखते हैं, इधर इथाइल है इधर मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल लिख लीजिए। इथाइल ई से स्टार्ट होता है इसलिए पहले उसको लिखेंगे इथाइल, और ये क्या है, मिथाइल, तो हम लोग लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो इस तरीके से आईपीएससी नेम और कॉमन नेम लिखे जाते हैं। एक और देख लीजिए आईपीएससी नेम, उससे और कुछ आपको आइडिया मिलेगा। CH3O CH CH3 CH3। ठीक है, थोड़ा सा ब्रांचिंग मैंने कर दिया, यहां से आपको नंबरिंग में इजीली मिलेगा, क्योंकि देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन में हम लोग 1 2 3। ठीक, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है इसलिए इसी की नंबरिंग होगी। तो नंबरिंग करने का तरीका यही है कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, 1 2 3। तो सेकंड वाले कार्बन से ये प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या नाम रखना सिखाए हैं, एल्कोक्सी। तो एक कार्बन का है तो नंबरिंग के साथ लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी। ठीक है, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन पर रूट वर्ड प्रोप होता है, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं इसलिए एन लगा देंगे, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरीके से ईथर के आईपीएससी नेम लिखे जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ठीक है, और खासकर सिर्फ एक पे ही हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो भी डिटेल में, जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा ये। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन में सबसे पहले ये जानते हैं कि रिएक्टेंट कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से कंपाउंड ऐसे होते हैं जो आपस में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए कि रिएक्शन कौन सा कंपाउंड करने वाला है, एल्काइल हैलाइड।
ठीक है, यानी हमने लिया RX, यानी आपको एक जनरल मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, सबसे पहले आपको एल्काइल हैलाइड लेना है और फिर उसके बाद हम लोग यूज करेंगे सोडियम और पोटेशियम के एल्कोक्साइड, ठीक है, यानी हम लिखा जाएगा RONA, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, देखो भाई यहां पर जो RO माइनस है और Na प्लस है, तो ये जो RO माइनस ये वाला जो आयन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्कोक्साइड, ठीक है, और Na प्लस यानी सोडियम, तो सोडियम एल्कोक्साइड। क्लियर? ठीक, ये R अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, तो R डैश मैंने दिखा दिया, R-ONA सोडियम एल्कोक्साइड। और ये जब रिएक्शन होना स्टार्ट होगा तो ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये भी आपको याद रखना है, SN2 मैकेनिज्म ही ये फॉलो करेगा, ठीक है, और बहुत सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी, आपका बन जाएगा ये जो R दिख रहा है और इधर OR दिख रहा है, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ROR डैश, ये आपका बन गया ईथर, और साथ ही साथ Na और X मिलकर के बन गया आपके NaX, यानी सोडियम हैलाइड। क्लियर? सोडियम की जगह पर हम लोग पोटेशियम यूज कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखते हैं कि रिएक्शन आखिर में हुई कैसे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि ये जो RONA है, ठीक, ये आयोनाइज्ड होगा और आयोनाइज्ड होकर के हमें एल्कोक्साइड आयन अलग और सोडियम आयन अलग देगा, ठीक है, ये आपका बन गया एल्कोक्साइड आयन, ठीक, एल्कोक्साइड आयन बन चुका। अब उसके बाद यही जो एल्कोक्साइड आयन है वो एल्काइल हैलाइड पर अटैक करता है। तो अटैक किस तरीके से करेगा कि ये जो लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये जो हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है, लीविंग ग्रुप, वो निकलना स्टार्ट करेगा और जैसे जैसे वो लीव करता जाएगा वैसे वैसे एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये जो एल्कोक्साइड आयन है न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, वो धीरे धीरे यानी इस एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होना स्टार्ट करता है और ये स्टेप स्लो स्टेप होती है। तो यानी आप देख रहे हैं यहां पर कि दो काम एक साथ हो रहा है कि लीविंग ग्रुप अलग भी हो रहा है, डिपार्ट भी हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैच भी हो रहा है, यानी बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। यानी यहां पर ट्रांजिशन स्टेट वर्क कर रहा है कि R से X अलग भी हो रहा है और R से OR यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैच भी कर रहा है। ये हो गया आपका ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट किस में आता है, आपको बताए थे कि SN2 मैकेनिज्म। आई बात समझ में? फिर उसके बाद क्या होगा कि लीविंग ग्रुप पूरी तरीके से डिपार्ट हो जाएगा, निकल जाएगा और इसके साथ आपका ROR डैश, ठीक है, यहां पर लग गया न्यूक्लियोफाइल और फाइनली हमारा क्या बनकर के आ गया, ईथर बनकर के आ गया। तो ये एक स्टेप की रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, SN2 मैकेनिज्म, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें लिविंग ग्रुप निकल रहा होता है, यानी यहां पर लिविंग ग्रुप हैलाइड आयन होगा, ठीक है, वो निकलेगा और जो एल्कोक्साइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, वो धीरे धीरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस से हमारा ईथर बनकर के आ जाता है, ठीक है। ये आपकी हो गई विलियमसन सिंथेसिस। लेकिन इसके अलावा भी इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं जिसका आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या क्या लिमिटेशन होगी उसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। इस रिएक्शन में जो हम लोग एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, ठीक है, जैसे RX, वो आपका प्राइमरी ही होना चाहिए। आई बात समझ में? एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड का यूज नहीं होगा। और साथ ही साथ जो हमने सोडियम एल्कोक्साइड इस्तेमाल किया है उसमें जो एल्काइल ग्रुप ये लगा है, ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी के केस में गुड यील्ड मिलेगा, ठीक है, यानी ये अच्छा है सेकेंडरी और टर्शरी का अगर केस हुआ तो। आई बात समझ में? और यहां पर ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी टर्शरी नहीं होना चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस का भी हम लोग ने एक जनरल रिएक्शन देखा था, एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं, CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड है और हमने यहां पर लिया आपका CH3ONA, ठीक है, ये आपका हो गया सोडियम एल्कोक्साइड था ना, तो यहां पे देखो एक कार्बन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। करना क्या था कि Na और Br आपको अलग कर देना है, NaBr, ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला एल्काइल ग्रुप और ये OCH3 आपस में अटैच कर देना है।
CH3 CH2O CH3। मैकेनिज्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सिंपल सा रिएक्शन क्या है, यहां से Br और यहां से Na निकालना है और बाकी पोर्शन को ऑक्सीजन के थ्रू अटैच कर देना है। ठीक है, तो यानी आपका ईथर बन गया। क्या है यहां पर ईथर का नाम? इथाइल। ठीक है, और इधर लगा है मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो यहां पर जो हमने एल्काइल हैलाइड इस्तेमाल किया है वो प्राइमरी ही होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है वो भी हम लोग देखते हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट समझिए कि अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करें तो वो तो प्राइमरी के कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए सेकेंडरी और टर्शरी की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब रिएक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ यहां पर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सोडियम एल्कोक्साइड, और सोडियम एल्कोक्साइड में ये जो हमें एल्कोक्साइड आयन मिलता है OR-, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये एक अच्छा बेस भी है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो अगर सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड मिला जिसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और यहां पर जो एल्कोक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है इससे हमें वो बेस का भी वर्क करने लगा, तो वहां पर चांसेस होता है एलिमिनेशन रिएक्शन का। वहां पर सब्स्टिट्यूशन ना होकर के फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से हमें ईथर ना मिल करके एल्कीन मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं तो आपको बात समझ में आएगी। एक टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं। ठीक है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड, और साथ में हमने लिया आपका CH3ONA। ठीक, ये आपका सोडियम मिथॉक्साइड हो गया, और इसका रिएक्शन करने का कहा, तो अब ये तो टर्शरी हो गया ना। अब यहां सोडियम मिथॉक्साइड से हमको जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा CH3O-, वो एक बेस का वर्क करेगा। ठीक है, बेस का वर्क करेगा तो क्या काम होगा कि यहां से लीविंग ग्रुप भी बाहर निकलेगा, और साथ ही साथ मान लीजिए ये जो 3 कार्बन है CH3 CH3 CH3, उसके एक हाइड्रोजन को मैं अलग दिखा रहा हूं, ये बेस क्या काम करेगा, इस H+ को भी अपने साथ ले जाएगा। तो ब्रोमीन यानी लीविंग ग्रुप भी साथ में निकल रहा है, और इस पोजीशन से यानी अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन भी रिमूव हो रहा है। तो जब दो लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों एक साथ बाहर निकलेंगे तो कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी CH3 C CH2 डबल बॉन्ड और ये CH3। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बन करके आ रहा है, क्योंकि ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड है और इसकी रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि यहां पर जो ये न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा था और साथ ही साथ वो बेस भी है, तो इस वजह से यहां पर सब्स्टिट्यूशन ना होकर के एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगता है। ठीक है, यहां पर ये बेस इस H+ आयन को एलिमिनेट करने लगता है। ठीक है, और साथ ही साथ लिविंग ग्रुप भी बाहर निकलेगा, तो कार्बन की वैलेंसी फ्री हो जाएगी, जिससे वो डबल बॉन्ड बनाने लग जाएंगे। आई बात समझ में? अगर इसी की जगह पर हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड इस्तेमाल कर दें, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, तो यहां पर भी यही होगा, यहां पर ईथर भी बन करके आएगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक, यानी यहां पर एक रिएक्शन क्या पॉसिबल हो सकती है कि यहां से आप लिविंग ग्रुप को निकालें और Na को निकालें, यानी NaBr बना लेंगे। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस जैसे करते हैं NaBr, बाकी ऑक्सीजन की तरफ से इसे अटैच कर देंगे, यानी CH3 CHO CH3 और इधर भी CH3। तो ये देखिए ईथर बन करके आ गया, लेकिन ये सिर्फ 20% बन करके आता है, सिर्फ 20%। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो हुआ, लेकिन उससे ज्यादा अमाउंट में एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन क्या? ब्रोमीन यहां से निकलेगा और किसी एक कार्बन से, क्योंकि दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन के नंबर सेम है, तो किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन भी साथ में बाहर निकलेगा। ठीक है, एलिमिनेशन हुआ, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या आ गया? आपका डबल बॉन्ड आ गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि 80% बन करके आता है। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला कि जो प्राइमरी वाला एल्काइल हैलाइड होता है वही आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, जिसकी वजह से वो ईथर बना रहा है। ठीक है, क्योंकि जहां पर जो एल्कोक्साइड है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड का यूज करेंगे तो वहां पर वो सब्स्टिट्यूशन ना होकर के एलिमिनेशन होने लगेगा और एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये लिमिटेशन थी विलियमसन सिंथेसिस की, जो आपको ध्यान में रखना है। रिएक्शन कोई टफ नहीं है, सिंपल सी है। अगर आपको प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मिला, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, आपको लिविंग ग्रुप निकालना है और ऑक्सीजन की तरफ से उसे अटैच कर देना है। क्लियर? समझ में आ रही मेरी बात? अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे
SN1 SN2 ईथर कैसे शो करता है, ठीक है, कब SN1 करेगा और कब SN2 करेगा, मतलब रिएक्शंस ऑफ ईथर। ईथर्स जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है जनरली वो एसिडिक मीडियम में शो करता है। यानी अगर हम बेसिक कंडीशन ले आते हैं, ठीक है, बेसिक कंडीशन अगर हम ले आ रहे हैं रिएक्शन में, तो इस केस में ईथर जो है अनरिएक्टिव रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से नोट करिएगा। ईथर अनरिएक्टिव रहता है, बेसिक कंडीशंस में रिएक्शन जल्दी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एसिडिक कंडीशन ला रहे हैं तो यहां पर जो ईथर होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। रिएक्टिव क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो अगर एसिडिक मीडियम है यानी H+ आयन पाया जा रहा है सॉल्यूशन के अंदर मीडियम में, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और डोनेट करके ये ऑक्सीजन अपने के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब है कि जो H+ आयन है इसी को तो बोलते हैं प्रोटॉन, यानी ऑक्सीजन प्रोटॉन के साथ अटैच हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं प्रोटोनेशन। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज ले आना है, पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में। इस वजह से एसिडिक कंडीशन में ईथर काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ईथर SN1 भी करता है, SN2 भी शो करता है। SN1 SN2 के बारे में काफी डिटेल में वीडियोस बन चुकी हैं जो कि इस चैनल पर अपलोड है, आप जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब हम पहचानेंगे कि ईथर SN1 करेगा कि SN2 करेगा, ठीक है। देखिए एक मेन कंडीशन है, जैसे ईथर में ROR-, ठीक, ये दो एल्काइल ग्रुप लगे हैं, इन दोनों में से कोई एक टर्शरी होना चाहिए, ठीक है। R और R- में, ठीक है, क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन एल्काइल ग्रुप आर टर्शरी, ठीक है, वो टर्शरी होना चाहिए, तब जाकर के वो SN1 करेगा। अगर इस स्टेटमेंट से आपको बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो अब इसको जनरलाइज करते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ऑक्सीजन की तरफ जो दोनों एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें आपको यह देखना है कि बॉन्ड जब हम ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप का, तो जो कार्बोकेटाइन बनकर के आएगा वो किस तरफ ज्यादा स्टेबल है। अगर दोनों में से कोई एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, जैसे टर्शरी, बेंजाइलिक, ठीक है, इस तरह का कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो वो आपका SN1 रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। अब इसको अगर एग्जांपल से देखें तो ज्यादा बात समझ में आएगी। सपोज दैट ये एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, ऑक्सीजन के इस तरफ हमने लगा दिया CH3, ठीक है, और हमारे पास है रिएक्शन हम करा रहे हैं HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, ठीक है। जनरली आपको अगर हम HX के साथ रिएक्शन देखेंगे तो HBr और HI का ही यूज किया जाता है, क्योंकि HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और HBr भी ठीक ठाक एसिड है, यानी सफिशिएंटली ये H+ आयन प्रोवाइड कर सकते हैं, ये H+ आयन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे ईथर को प्रोटोनेटेड किया जा सके, यानी इतने अमाउंट में ये H+ आयन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे ईथर को हम प्रोटोनेटेड कर सके, मतलब ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करा सके, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमारे पास ये H+ आयन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर पहले से डोनेट कराया करिए। डोनेट कराने के बाद, ठीक, CH3, इसको ऐसे लिख लीजिए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये H अटैच हो जाएगा और ये हो गया आपका CH3, ठीक है। आई बात समझ में। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यानी ये अब अनस्टेबल हो चुका है, तो अब ये वीक हो गया, तो वीक हो गया तो अब बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। तो किस साइड से ब्रेक करें, देखो अब दो तरीके हैं बॉन्ड ब्रेक करने के, हम इधर से भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं और इस साइड से भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये SN1 रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड उस साइड से ब्रेक करेंगे जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इधर से बॉन्ड ब्रेक कर दें तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि ये क्या है, आपका टर्शरी है ना, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है मिथाइल के कंपेयर में, तो हाँ इधर से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। आई बात समझ में। तो आपको इस साइड से बॉन्ड ब्रेक कर देना है, तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और ये बन गया आपका टर्शरी, और इस साइड क्या बचा, CH3OH,
प्लस CH3OH, एक साइड प्रोडक्ट बन चुका है मिथाइल अल्कोहल। अब ये जो टर्शरी कार्बोकेटायन बना है, अब इस पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। न्यूक्लियोफाइल कौन है? Br-। अब यहां से हम लोग न्यूक्लियोफाइल अटैच कर देंगे, तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CCH3 CH3 एंड Br। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो समझ में आ रहा होगा कि SN1 कैसे करना है। लोन पेयर डोनेट कराना है, बॉन्ड उस साइड से ब्रेक करना है जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। अगर किसी साइड नहीं बन रहा है तो फिर वो SN2 मैकेनिज्म करेगा। कैसे करेगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, SN1 समझना है, उस साइड से बॉन्ड ब्रेक करना है जिधर स्टेबल कार्बोकेटायन बने। आई बात समझ में? जनरली टर्शरी है तो देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों में से एक तरफ कोई टर्शरी होना चाहिए, ठीक है, या उससे स्टेबल कार्बोकेटायन बनना चाहिए, तब वो SN1 करेगा। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ चुकी है। समझ के मैकेनिज्म के थ्रू इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं तो और अच्छे से बात क्लियर होगी। इस एग्जांपल से और बात समझ में आएगी। जैसे हमने एक फिनाइल ग्रुप ले लिया, यानी बेंजीन रिंग है, और यहाँ कार्बन से H एक लगा है और एक CH3 लगा दिया, और फिर उसके बाद ऑक्सीजन एंड CH3, ठीक है। और इसका रिएक्शन मैं कह रहा हूं HI से आपको कराना है, हाइड्रोजन आयोडाइड से। क्लियर? सबसे पहला काम वही, क्योंकि ये प्रोटॉन हमें देगा H+ और I-। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो इस H+ आयन को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। इसको हम लोग PH भी लिख लेते हैं, PH एंड CH3। और यहाँ पर प्रोटोनेशन हो चुका है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और H, और ये हो गया CH3, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा रुक करके कि किधर का बॉन्ड ब्रेक करें। अगर इधर का ब्रेक करते हैं तो CH3, तो इधर का तो करेंगे ही नहीं क्योंकि मिथाइल कार्बोकेटायन मिलेगा। हमको क्या चाहिए, अगर हम इस साइड का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पर क्या होगा कि इस कार्बन पर आप पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे, PH CH CH3, और यहां पर हमने लगाया पॉजिटिव चार्ज एंड प्लस CH3OH, एक आपको साइड प्रोडक्ट मिल चुका है, ठीक है। अब आप देखिए ये जो कार्बोकेटायन है, यहां पर फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन रिंग लगा है, और बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच होता है उसको बोलते हैं बेंजाइल। तो ये आपका बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बना है, और साथ ही साथ उससे एक एल्काइल ग्रुप और लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी भी हो रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से सेकेंडरी भी है, बेंजीन रिंग भी लगा है, जिसकी वजह से रिजोनेंस जनरेट होगा, और ये कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। यहां पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कैसे पोजीशन पर है, अल्टरनेट पोजीशन पर, ठीक। तो यानी यहां पर रिजोनेंस वर्क कर रहा है। तो रिजोनेंस वर्क करने की वजह से ये इसकी स्टेबलाइजेशन बहुत बढ़ गई है, तो इस वजह से अब जो न्यूक्लियोफाइल है अब यहां पर अटैक करेगा, और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा PHCH CH3, और यहां से हम लगा देंगे आयोडीन। यानी यहां पर भी आपने SN1 मैकेनिज्म को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहचानना होगा कि ईथर SN1 करेगा, या तो टर्शरी, जनरली आपको टर्शरी मिलेगा, या इस तरीके का कोई स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप को चेक कर लेना है, जिधर बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन यानी टर्शरी आपको मिल रहा होगा उस साइड आपको क्या काम करना होगा, बॉन्ड ब्रेक करके कार्बोकेटायन बना करके तब न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैच कराना होगा, ठीक है। तो ये हो गया SN1 रिएक्शन ऑफ ईथर। SN2 रिएक्शन ऑफ ईथर में बस आपको इतना देखना है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप लगे हैं वो कोई भी उसमें से टर्शरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको SN2 करा देना है। क्लियर? उसका एग्जांपल देखते हैं तो बात समझ में आएगी। SN2 रिएक्शन ऑफ ईथर में एक एग्जांपल देखते हैं, CH3O एंड CH2CH3, ठीक है। और इसका रिएक्शन हो रहा है HI के साथ, वो भी मैं ले रहा हूं एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले वही काम करना है आपको, क्या काम करना है कि ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होने वाला है, H+ यहां पर है, I- ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। यहां पर आपने डोनेट करा दिया CH3OH, और प्रोटोनेशन हो गया CH2CH3। फिर ऑक्सीजन के दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप को चेक करिए, इधर भी आपका क्या लगा हुआ मिथाइल, और इधर भी लगा हुआ इथाइल, ठीक है। यानी कोई भी टर्शरी नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है जिससे बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन हमको मिलेगा। यानी कि इस बार अब SN2 मैकेनिज्म होगा, आपको कार्बोकेटायन नहीं बनाना है, सीधा सा आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैच कराना है।
कहां अटैच कराएं। अब सवाल ये उठता है कि इस कार्बन पर या इस कार्बन पर, ठीक है। तो हमेशा जब भी SN2 कर रहा होगा ईथर, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो लेस हिंड्रेड कार्बन पर अटैच करेगा, ठीक है, लेस हिंड्रेड, ठीक, यानी जहां पर हिंड्रेंस कम हो। तो आप देख रहे होंगे यहां सिर्फ एक कार्बन है, तो ये आपका लेस हिंड्रेड पोर्शन, लेस हिंड्रेड पोर्शन, ठीक है, यानी आपको यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है और न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पर अटैच कराना है। तो CH3 और I मिलकर के क्या बन जाएंगे आपके, CH3I मिथाइल आयोडाइड, और साथ ही साथ आपका हो गया CH3CH2OH, ठीक है, अल्कोहल आपको साइड प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन आप ध्यान रखिए यहां पर हमने HI एज अ एक्सेस अमाउंट में इस्तेमाल किया है, यानी यहां पर पॉसिबिलिटी अगर होगी तो आप रिएक्शन कराएंगे। तो आप देख रहे होगे कि अल्कोहल में OH है और HI, इसकी रिएक्शन हम लोग जब SN2 रिएक्शन हम आपको पढ़ा रहे थे, ठीक, वहां पर भी मैं इसका एग्जांपल आपको बता चुका हूं। अल्कोहल के साथ HI का रिएक्शन क्या होता है, या अल्काइल हैलाइड चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया है उसके पहले लेक्चर में भी ये रिएक्शन हो चुकी है। आपको करना क्या है, OH और H आपको वाटर रिमूव कर देना है और यहाँ पर आयोडीन लगा देना है। उसकी मैकेनिज्म उस वीडियो में हमने डिटेल में बात की है, CH3 CH2 और I हमने लगा दिया, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड। अगर यहां पर एक्सेस ना लिखा होता तो हम सिर्फ यहां तक प्रोडक्ट बना करके उसे छोड़ देते हैं, लेकिन एक्सेस अमाउंट में है तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी और है, तो उस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया SN2 मैकेनिज्म का एग्जांपल। एक दो और अच्छे एग्जांपल देखते हैं तो बात समझ में आएगी। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ले रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और इसका रिएक्शन हम लोग कराने चल रहे हैं HBr से, जो कि एक्सेस अमाउंट में लेंगे, ठीक। अब आपको ये दिख रहा होगा कि साइक्लिक है, साइक्लिक ईथर है, ठीक है। तो एक्सेस अमाउंट में लेकर कैसे कराएंगे, ठीक। अब इससे कोई डरने की बात नहीं कि भाई साइक्लिक आ गया तो अब क्या करें, जैसे रिएक्शंस हो रहे थे वैसे ही सिंपल कराएंगे। सबसे पहला काम प्रोटोनेशन करना, यानी ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां डोनेट कराइए, ठीक। तो ये हो गया आपका OH और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब ये अनस्टेबल हो चुका है, और क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लिक कंपाउंड में स्ट्रेन तो होता ही है, यानी अगर उसको बॉन्ड ब्रेक करके ओपन चेन कंपाउंड बनने का मौका मिलेगा तो वो बनेगा जरूर, ठीक है। यानी यहां पर वो स्ट्रेन रिलीज करना चाहेगा बॉन्ड को ब्रेक करके। अब क्योंकि दोनों तरफ तो सेम है, यानी इस साइड देखे तो भी सेम कार्बन, इस साइड भी देखे तो सेम कार्बन, ठीक है, कोई भी टर्शरी नहीं है या कोई भी स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनने वाला बेंजाइलिक वगैरह केस का, यानी SN2 मैकेनिज्म करेगा, और दोनों तरफ कार्बन के नंबर सेम है, ठीक है। तो ऐसा भी कोई नहीं है कि कोई एक लेस हिंड्रेड है और एक मोर हिंड्रेड है, तो यहां भी चूज करने का कोई सवाल नहीं है, दोनों तरफ सेम कार्बन है, तो आप कहीं पर भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देंगे। तो मान लीजिए हम इस साइड से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहां पर ब्रोमाइड आयन यहां पर लग जाएगा, आई बात समझ में। तो यानी ये रिंग ओपन हो गया, और किस तरीके से बना, OH, और फिर उसके बाद यहां से हमारा लग गया ब्रोमीन। क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में यूज कर रहे थे तो एक बार HBr का रिएक्शन और होगा, और यहां से OH और H वाटर बाहर निकाल देंगे और ब्रोमीन को इस कार्बन से अटैच कर देंगे, तो फाइनली ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बन करके आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो CH2 है तो इसको लिखेंगे CH2, ठीक है, और फिर उससे क्या लगा हुआ है CHBr, ठीक है, और CH2Br, और इधर भी आपका क्या है CH2Br, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके बना है, CH2 4 टाइम्स CH2 है, 1 2 3 4, ठीक है, और एक एक आपका क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। क्लियर, समझ में आ गई बात। इस टाइप का रिएक्शन अगर साइक्लिक होगा तो इसी तरीके से आपको रिएक्शन करना है, और वहां पर रिंग को आपको क्या कर देना है, ओपन कर देना है। अगला एग्जांपल है कि हम ले रहे हैं इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, इथाइल फिनाइल ईथर, ठीक। देखो फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर इथाइल लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे इथाइल, और ये हो गया आपका फिनाइल ईथर, ठीक। और इसके रिएक्शन हम करा रहे हैं आपका HBr से, वही काम, प्रोटोनेशन कराइए H+, ठीक। और आपने प्रोटोनेशन जब कराया तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, तो SN2 मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहां कराएंगे जो लेस हिंड्रेड होगा। तो दोनों साइड को आप देखिए, ये जो पोर्शन है इसमें 6 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, इधर 2 कार्बन है, तो ये लेस हिंड्रेड वाला पोर्शन तो यही है ना, यानी यहां से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ब्रोमीन को यहां लगाएंगे, ठीक है।
ऑक्सीजन के पास, क्योंकि लोन पेयर डोनेट करके एक प्रोटॉन लिया था तो यहाँ पर H होगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बना, बेंजीन रिंग है और उससे लगा है OH, यानी ये बन गया आपका फिनॉल और साथ ही साथ आपका हो गया C2H5 और एक ब्रोमीन लग गया तो आपका बन गया इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल और CH3 CCH3 और H और ये आपका हो गया O एंड CH3, ठीक है। और हम लोग HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। पहले स्टेप में वही काम करना है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, H+ आयन को डोनेट करेगा तो CH3 CH3 एंड H O पर पॉजिटिव चार्ज और O से हाइड्रोजन लग गया और ये CH3 हो गया। अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप को देखिए, देखिए ये टर्शरी नहीं है, ठीक है, सेकेंडरी है और ये भी आपका मिथाइल है, यानी ये भी SN2 ही करेगा। तो लेस हिंड्रेड वाले पोर्शन पर आपको न्यूक्लियोफाइल अटैच कराना है। तो इस साइड का पोर्शन आपको दिख रहा होगा मोर हिंड्रेड है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, हिंड्रेंस ज्यादा है, तो SN2 मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा इस साइड से। किधर से अटैक करेगा, वो CH3 की तरफ से अटैक करेगा, यानी यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये न्यूक्लियोफाइल इस CH3 पर अटैच होगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट CH3Br और साथ ही साथ आपका CH3C CH3HOH, यानी आपको सेकेंडरी एक एल्कोहल ऑब्टेन्ड हो जाएगा। क्लियर। और यहां पर मिथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये हो गया आपका SN1 एंड SN2 रिएक्शन ऑफ ईथर, ठीक है। सिंपल सी पहचान है, हिंड्रेंस ज्यादा है यानी टर्शरी लगा हुआ है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है तो आप SN1 करा दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप में। और अगर नहीं है तो आपको SN2 कराना है। SN2 में कहां पर, जहां पर लेस हिंड्रेड कार्बन लगा हो वहां पर आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर देना है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग इपॉक्साइड की रिएक्शंस देखेंगे। इपॉक्साइड के रिएक्शन भी बहुत सिंपल होते हैं, जो मैं आपको स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, जो आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बस उसे आपको फॉलो करना है। इपॉक्साइड यानी जो साइक्लिक ईथर होंगे। अगर ईथर से कंपेयर किया जाए तो इपॉक्साइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, क्योंकि देखो 3 मेंबर रिंग बनता है इस तरीके का, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, साइक्लिक ईथर, इपॉक्साइड इसे बोलते हैं। इधर से कोई एल्काइल ग्रुप भी लग सकता है, ऐसी बात नहीं किसी, ठीक, लेकिन होंगे तो 3 मेंबर रिंग ही ना। देखो 1 2 3 मेंबर रिंग बनता है और 3 मेंबर रिंग में स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। तो स्ट्रेन हाई है जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी भी हाई होगी, ठीक है, मोर रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। किसके कंपेयर में, ईथर के कंपेयर में। तो बहुत जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और इसका जो NSR है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। मान लीजिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिक मीडियम, यानी जो रिएक्शन हो रही है वो बेसिक मीडियम में हो रही है, तो वहां पर SN2 होगा, ठीक है। SN2 का मतलब होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन लेस हिंड्रेड पोर्शन, ठीक है, लेस हिंड्रेड वाले कार्बन पर अटैक करेगा अगर बेसिक मीडियम है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, CH3 CHO CH2, ठीक है, ये एक इपॉक्साइड हो गया। और OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देखकर आप समझ जाएंगे ना कि हाँ भाई बेसिक मीडियम में हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका सिंबल होगा जिससे आप पहचान जाएंगे कि हाँ वो SN2 करेगा। तो OH को कहां अटैक कराएं, जहां पर लेस हिंड्रेड पोर्शन हो। तो ऑक्सीजन देखो 2 कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से भी इस कार्बन पे, तो इन्हीं 2 कार्बन को देखना है। तो आप देखेंगे इस कार्बन पर एक CH3 लगा हुआ है, लेकिन इस कार्बन पर सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगे हैं और कोई बल्कि ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यानी लेस हिंड्रेड पोर्शन यही है, यानी यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसी एक कार्बन पर होगा। तो फाइनली हो गया हमारा CH3 CH और O पर निगेटिव चार्ज और CH2 और इसी CH2 से क्या अटैच हो गया, OH। क्लियर। अब क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन वगैरह तो प्रेजेंट होगा ही, तो हम यहां पर जो O- है वहां पर H+ लगा सकते हैं, यानी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOH एंड CH2 और उससे भी एक OH लगा हुआ है। आई बात समझ में। तो बेसिक मीडियम की पहचान हाइड्रोक्साइड आयन देख करके, या दिया होगा कि हाँ बेसिक मीडियम में हो रहा है तो वहां SN2 कराना है, न्यूक्लियोफाइल को लेस हिंड्रेड वाले पोर्शन पर अटैच करा देना है। अब इसी का अपोजिट, अगर मीडियम एसिडिक हुआ तो वहां पर SN2 ना करके SN1 करेंगे, और अब न्यूक्लियोफाइल को लेस हिंड्रेड वाले पोर्शन पर नहीं, जहां पर ज्यादा हिंड्रेंस होगा या जहां पर ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा वहां पर अटैच कर देंगे। ठीक इसका अपोजिट हमें करना। एसिडिक मीडियम अगर हमने लिया, एसिडिक मीडियम, ठीक है,
तो वहां पर हम कराएंगे SN1, और SN1 का मतलब होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल देखो, RCH CH2 और O, और आपका H प्लस आयन है। ठीक, तो H प्लस आयन देखते ही आप समझ गए कि एसिडिक मीडियम में होगा। तो पहला काम यही है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट करा करके आप प्रोटोनेशन कराएंगे, RCH CH2, और यहां पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और एक H। ठीक, अब मान लीजिए आपको कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच कराना है। ठीक, न्यूक्लियोफाइल अटैच करा रहे हैं, तो बॉन्ड किस साइड से ब्रेक करें, यानी न्यूक्लियोफाइल को कहां अटैक कराएं, ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, तो अगर इस कार्बन को देखें तो 2 हाइड्रोजन लगा है, कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन इस कार्बन पर देखें तो एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी यहां पर हिंड्रेंस है, तो यहीं से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और उस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा देंगे, यानी RCH और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, और ये हो गया आपका CH2, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है। तो ये आपका SN1 रिएक्शन हो गया इपॉक्साइड का। ठीक है, जो कि मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम देख करके आपको डिसाइड करना होगा। क्लियर? आई होप आपको इस वीडियो से ईथर्स के बारे में जानने में, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन और वो किस टाइप का रिएक्शन करता है, उसकी केमिकल बिहेवियर को समझने में हेल्प मिला होगा। ठीक है, अब इसी सीरीज में ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। अभी हम लोग इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन पे बात करने वाले हैं, क्योंकि NSR पर काफ़ी डिटेल में बात हो चुकी है। SN1 हमने देखा, SN2 देखा, एल्कोहल के SN1 SN2 देखा, SNI भी देख चुके हैं, और अब ईथर्स के भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हम लोग E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन और E1CB कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, इन सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे।